हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। तो बेटा आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मैक्रो का लास्ट चैप्टर। बात करेंगे बेटा बैंकिंग से स्टार्ट। बेटा यूनिट का नाम है मनी एंड बैंकिंग। मनी पूरा फिनिश हो चुका है, बैंकिंग पर हमारे कुछ 2 से 3 लेक्चर पेंडिंग है। उम्मीद है या तो कल तक खत्म हो जाएगा, नहीं तो मंडे क्लास लेक्चर और हो सकता है। लो जी, सब सामने देख रहे हैं बेटा। पहले कुछ ऐसी चर्चा करेंगे जो 11th में मुझसे पढ़े हैं उनको सब पता होगा। पहले कॉमर्शियल बैंक के फंक्शन कराने हैं मुझे बेटा। लो सामने देखना। हाँ बाबू, जो 11th पढ़े हैं वो जा सकते हैं, बस आगे से सीट पीछे कर सकते हैं, घर नहीं जा सकते। लो जी बेटा, सब सामने देख रहे हैं। बेटा सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कंपैरिजन से, कॉमर्शियल बैंक वर्सेस सेंट्रल बैंक। बेटा इंडिया में 20 से 25 कॉमर्शियल बैंक एग्जिस्ट करते हैं और बहुत सारे नाम है बेटा, और अब मर्जर भी हुए हैं कुछ के, ठीक है ना। अगर मैं नाम की बात करूं तो बेटा पंजाब नेशनल बैंक की आप बात कर सकते हो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, इलाहाबाद बैंक, सिंडिकेट बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, HDFC बैंक, ICICI, एक्सिस, कोटक, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर। पता नहीं कितने और बैंक होंगे बेटा जिनके मैं नाम बता सकता हूँ। और बेटा कहीं ना कहीं अब ये मर्ज होकर इनकी संख्या तो कहीं ना कहीं कुछ कम हो रही है बेटा, लेकिन खैर हमारे को इनके चक्रों में नहीं पड़ना। लेकिन सेंट्रल बैंक इंडिया में कितने हैं? एक। इसकी स्ट्रेंथ तो बेटा क्लियर है ना, बिल्कुल ये एक ही है बेटा। इसको हम प्यार से बोलते हैं RBI, इंडिया में बोलते हैं बेटा RBI, ठीक है ना बेटा। अगर दूसरी कंट्री की बात करो, हर कंट्री का कोई ना कोई सेंट्रल बैंक होता है बेटा, लेकिन हर कंट्री में इसको एक अलग नाम से जाना जाता है बेटा। US में लोग इसको फेडरल सिस्टम या फेडरल बैंक भी बोलते हैं, ठीक है ना। हम बोलते हैं बेटा RBI प्यार से, ठीक है ना। RBI की फुल फॉर्म क्या है बेटा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है जी। अभी सब मेरी तरफ देख रहे हैं, कुछ बातें करते हैं बेटा। कॉमर्शियल बैंक 99.99% केसेस में पब्लिक डीलिंग करता है। RBI बेटा 99.99% केसेस में पब्लिक डीलिंग करता नहीं है। कायदे से तो बुक्स लिखती हैं 100% केसेस में पब्लिक डीलिंग नहीं करता, लेकिन मेरे पास एक एग्जांपल है बेटा जहां इसने पब्लिक डीलिंग की हुई है। करेंगे खैर बात बेटा। RBI का ना दूसरा नाम होता है गवर्नमेंट्स बैंक, एक और नाम होता है बेटा बैंकर्स बैंक। इसको गवर्नमेंट बैंक भी बोला जाता है, बैंकर्स बैंक भी बोला जाता है बेटा। समझने की कोशिश करते हैं क्यों इसके नाम पड़े हैं बेटा। ये सब सामने देख रहे हैं बेटा। कॉमर्शियल बैंक डीलिंग करता है पब्लिक के साथ। बाबू आप सब, मैं, हम सब पब्लिक का पार्ट है बेटा। हमें अपना पैसा जमा करना हो, हम कमर्शियल बैंक में जाते हैं बेटा, अकाउंट ओपन करते हैं, पैसा जमा कर देते हैं। हम तो नहीं जाते ना RBI के पास, नहीं वो करता भी नहीं पब्लिक डीलिंग ऐसी तो, ठीक है। अगर आपको हमको लोन चाहिए बेटा, हम कहाँ जाएंगे बेटा? अगेन बेटा पैसा जमा कराने भी कमर्शियल बैंक के पास जाते हैं, लोन मांगने भी कमर्शियल बैंक के पास जाते हैं। तो ये करता है पब्लिक डीलिंग। सेम बात करते हैं बैंक के एंगल से और गवर्नमेंट के एंगल से। सर बैंक को, किसी कमर्शियल बैंक को पैसा जमा करना हो तो वो कहां जमा करेगा? वो बेटा RBI के पास पैसा जमा करेगा। किसी कमर्शियल बैंक को लोन चाहिए हो, उसको लोन कौन देगा बेटा? उसको लोन भी RBI देगा। सेम बात, गवर्नमेंट को पैसा जमा करना हो, एक सेंट्रल गवर्नमेंट और 29 स्टेट गवर्नमेंट, इन 30 के अकाउंट होते हैं बेटा RBI के पास। उनको पैसा जमा करना है, RBI जमा करेगा। और बेटा उनको लोन चाहिए, RBI ही देगा। जैसे कमर्शियल बैंक पब्लिक के साथ डील करते हैं, ये बेटा बैंकों के साथ डील करता है और गवर्नमेंट के साथ डील करता है। इसीलिए इसको बोला गया बैंकर्स बैंक और गवर्नमेंट बैंक। बात क्लियर? काम की बात बेटा। मैंने बोला ये 99.99% केसेस में पब्लिक डीलिंग नहीं करता। क्या कोई एग्जांपल है जब इसने पब्लिक डीलिंग करी? मैं याद करा देता हूं, आपको याद भी आएगा। डीमोनेटाइजेशन, जब बेटा नोटबंदी हुई ना, तो ये बात बोली गई कि आप 31 दिसंबर तक, 8 नवंबर को हुई थी, हमें बोला गया कि आप 31 दिसंबर तक क्या कर सकते हो बेटा? किसी भी कमर्शियल बैंक में जाकर पैसा जमा कर सकते हो, ठीक है ना, और वहां से न्यू करेंसी भी ले सकते हो। लेकिन अगर आपको 31 दिसंबर के बाद जमा कराना है पैसा, तो आप 1 जनवरी से लेकर 31 मार्च तक पैसा जमा करा सकते हो। कहां पर?
आरबीआई के पास। तो बेटा इसने एक बार पब्लिक डीलिंग कर रखी है, आपके पास भी प्रूफ है, मेरे पास भी प्रूफ है बेटा। और आप बेटा लॉजिकल भी आप खुद सोचो, 8 नवंबर को डीमोनेटाइजेशन होता है, मान लो कोई बंदा 2 महीने के लिए 5 नवंबर को वीजा लगवाकर फॉरेन गया, उसके घर में बहुत सारे 500 के नोट पड़े हैं बेटा, वो तो आएगा 5 जनवरी को। अगर ये कह देते कि 31 दिसंबर के बाद नोट एक्सचेंज ही नहीं होंगे, तो बेटा उसकी गलती क्या है? समझ में आई बात? इसीलिए छूट जो दी गई थी बेटा वो 31 मार्च तक की दी गई थी। क्लियर बात? समझ में आई बात? एक और काम की बात करते हैं बेटा, ये वर्ड बहुत आराम से सुनना, 11th वाला कोई भी बच्चा रिएक्शन नहीं देगा, इस पर मैंने पहले बोला हुआ है बेटा। जब मैं लिखता हूं आरबीआई, तो आरबीआई क्या है? सेंट्रल बैंक है या सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है? सेंट्रल बैंक है। अब बड़ा देखो, ये बड़ा मजेदार क्वेश्चन है और एमसीक्यू में फंस सकते हो बेटा। आरबीआई क्या है? सेंट्रल बैंक या सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया? सेंट्रल बैंक। लिखना भी मत, कभी गलती भी मत कर देना, आपको बता देता हूं। इंडिया में एक कॉमर्शियल बैंक का नाम है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। एक कॉमर्शियल बैंक है, पब्लिक डीलिंग करता है बेटा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया कॉमर्शियल बैंक है। आपके सिटी में भी 4 ब्रांचेस हैं इसकी, इस बैंक की, ठीक है ना। आपको बता देता हूं, सबसे आपके नियरेस्ट क्या है? जोग्यानपुर पर ब्रांच है बेटा इसकी, जहां पर वो सारे फूल वाले बैठते हैं ना, बिल्कुल सामने देखना ब्रांच है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो बेटा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया नहीं है आरबीआई, ये सेंट्रल बैंक है, ठीक है ना। बात क्लियर हुई? समझ में आई बात? बाबू आज के लिए आरबीआई मेरा टॉपिक नहीं है, वैसे बता देता हूं बाबू। हम कॉमर्शियल बैंक के फंक्शन पढ़ेंगे अब कि कॉमर्शियल बैंक क्या क्या करता है इंडिया में। हमारे कोर्स में सेंट्रल बैंक के भी फंक्शन है, जब ये दोनों के फंक्शन पढ़ लेंगे तो खत्म हो जाएगा, ठीक है जी। 99.99% केसेस में ये आएगा पेपर में, क्योंकि इसकी चर्चा 11th की है बेटा, बिजनेस स्टडीज की, ठीक है। लेकिन मैं बता रहा हूं बहुत सारे बच्चों को पता ही कुछ नहीं होगा। अगर मैं ये भी शुरू कर दूं ना, तो इसमें से 90% बातें नहीं पता होंगी। और बेटा आने को तो कुछ भी आ जाए, मैंने थोड़ी पेपर बनाया, टीचर का मूड है यहां से कुछ पूछ लिया तो क्या करोगे, क्योंकि बुक में तो दोनों के बारे में सब कुछ लिखा गया। तो बेटा चर्चा हम यहां से स्टार्ट करेंगे। आज वाला पूरा लेक्चर कॉमर्शियल बैंक पर बेस्ड होगा और नेक्स्ट लेक्चर सेंट्रल बैंक पर बेस्ड होगा, चैप्टर फिनिश, ठीक है जी। चलो स्टार्ट करते हैं बेटा, बात करते हैं कॉमर्शियल बैंक की, कॉमर्शियल बैंक क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करता है। लो प्यारे बच्चों, एक बात बताना, मेरी तरफ देख रहे हो आप बेटा, कॉमर्शियल बैंक की मेन अर्निंग क्या है? मेन अर्निंग क्या है? लोन कह लो, इंटरेस्ट कह लो, जो भी आपको सही लगे। बिल्कुल समझ पा रहे हो ना इस चीज को? इधर देखना मेरी तरफ। मैं एक बैंक को बेटा, मेरे पास कोई इंसान सेविंग अकाउंट खुलवाने आता है, पैसे जमा करता है, मान लो 10 लाख रुपए बेटा, मैं इसको जो ब्याज देता हूं सिर्फ 3% देता हूं साल की, और बेटा इस पैसे को लोन पर चढ़ा देता हूं 10 लाख को, और बेटा सामने से चार्ज कर रहा हूं 9% 10%। ये 10% आएगा आपका, 3 दे दूंगा बेटा, मेरी जेब के लिए कुछ बच गया कि नहीं बच गया। तो बेटा बैंकों की मेन कमाई इंटरेस्ट है, मेन कमाई लोन है बेटा। और एक छोटी छोटी ब्रांच को देख लोगे ना उठाकर, 100 करोड़ के लोन कर रखे होंगे बड़ी छोटी छोटी ब्रांच में। तो आप समझ कर चलो, आपको बता देता हूं बेटा, रेलवे रोड पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की मेन ब्रांच है बेटा, ठीक है ना। 1000 करोड़ के लोन कर रखे हैं। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास ऑडिट है तो पता रहता है, 1000 करोड़ के लोन। तो आप समझ सकते हो बेटा, मल्टीप्लाइड बाय 6 और 7%, ये नेट कमाई है बेटा ब्याज की, एक छोटी सी ब्रांच की। अच्छा लगा? मैं तो कह रहा हूँ 12 छोड़ो बेटा, एक बैंक खोलते हैं, है ना। आमन करा, आपका भी करा। लो जी, लो लालची लोगो, आओ मेरी बात सुनो। तो बेटा बैंक का सबसे पहला फंक्शन, कॉमर्शियल बैंक क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करता है? सबसे पहला फंक्शन है बेटा एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट। सबसे पहला फंक्शन है एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स। लो प्यारे बच्चों समझते हैं बेटा, कॉमर्शियल बैंक आपके डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है, जब उसके पास पैसे आ जाते हैं तभी तो लोन देगा, पहले पैसा तो आ जाए उसके पास। तो बेटा आपसे डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है इन 5 फॉर्म्स, 5 तरीके से पैसा एक्सेप्ट करता है।
बेटा सेविंग अकाउंट में पैसा एक्सेप्ट करता है, करंट अकाउंट में पैसा एक्सेप्ट करता है, एफडी जिसको आप फिक्स्ड डिपॉजिट बोलते हो बेटा, आरडी रेकरिंग डिपॉजिट्स एंड एमओडीएस मल्टी ऑप्शन डिपॉजिट स्कीम्स। लो प्यारे बच्चों, चर्चा करते हैं इसकी बहुत डिटेल्ड। बेटा कंपैरिजन करके पढ़ेंगे ताकि पढ़ना बहुत आसान। सबसे पहले बात करेंगे सेविंग बैंक अकाउंट और करंट अकाउंट, कंपैरिजन इसी पर बेस्ड है। बेटा सेविंग अकाउंट कौन खुलवाता है? हमेशा हाउस होल्ड्स। जो कोई बेटा देखो, जो कोई व्यापार भी करता है लोग या कोई भी इंडिविजुअल सेविंग अकाउंट खुलवा सकता है। जैसे कि आपके फादर का भी होगा बेटा सेविंग अकाउंट, चाहे वो बिजनेस करते हैं, और बेटा आपकी मदर का भी सेविंग अकाउंट होगा। आपके दादा दादी रिटायर हो चुके हैं बेटा, कुछ भी नहीं करते, तब भी उनका एक सेविंग अकाउंट हो सकता है। यानी कि किसी भी एक इंडिविजुअल का सेविंग अकाउंट इंडिया में हो सकता है। इंडिविजुअल होना चाहिए, वो पार्टनरशिप फर्म कंपनी की बात नहीं कर रहा हूं, इंडिविजुअल होना चाहिए, हाउस होल्ड होना चाहिए। ठीक है जी। बेटा बिजनेस फर्म का करंट अकाउंट होता है, यानी कि अगर आपके फादर का बिजनेस चल रहा है तो उनके पास दो अकाउंट होंगे, एक करंट अकाउंट होगा बेटा और एक सेविंग अकाउंट होगा। इनके फीचर के बारे में जानना बहुत जरूरी है बेटा। क्या डिफरेंस होता है सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट में, कुछ चर्चा करते हैं बेटा। बाबू अगर आप सेविंग अकाउंट खुलवाते हो किसी भी बैंक में तो अप्रोक्सीमेटली जो आपको इंटरेस्ट मिलता है वो मिलता है 3% पर एनम, यानी कि पूरे साल का ब्याज 3%। अगर मैंने थ्रू आउट द ईयर 10 लाख मेंटेन करे तो बेटा 30,000 रुपए मुझे बैंक दे देता है ब्याज के नाम के। सेविंग बैंक पे हमें इंटरेस्ट मिलता है 3% पर एनम अप्रोक्सीमेटली। बाबू देखो मैं ये वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि सारे बैंक 3% देते हैं, सारे सरकारी बैंक। प्राइवेट बैंक थोड़ा लालच देने के लिए 4% 5% तक भी दे देते हैं कि हमारे पास अकाउंट खुलवा लो, हमारे पास जमा कर दो। ठीक है जी, लेकिन सरकारी बैंक की बात कर रहे हैं तो 3% देता है बेटा, मेजॉरिटी यही है। ठीक है जी। बेटा करंट अकाउंट में कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता, कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता, लेकिन इसके चार्जेस लगाए जाते हैं आपसे कि आप हमारे पास करंट अकाउंट रख रहे हो। बैंक कह रहा है जितने पैसे तूने रख रखे हैं वो तो बात ठीक, ब्याज तो मैं दूंगा ही नहीं, चार्जेस अलग दे। ये चार्जेस क्यों मांग रहा है? लो ये भी बात समझने की कोशिश करते हैं कि करंट अकाउंट मेंटेन करने के चार्जेस किस बात के। बेटा चार्जेस इस बात के कि करंट अकाउंट में कभी भी ट्रांजैक्शन की कोई लिमिट नहीं होती, जबकि सेविंग अकाउंट में ट्रांजैक्शन की लिमिट है। समझाता हूं, मेरा एक सेविंग अकाउंट है बेटा बैंक में, ठीक है ना, मैं एक दिन में अपने सेविंग अकाउंट में कितनी बार ट्रांजैक्शन कर सकता हूं? सर लिमिट है, एक बार दो बार, दैट्स इट। मेरे पास एक चेक आया, मैं जाकर सेविंग अकाउंट में लगाया बेटा, मुझे कुछ विड्रॉल करने थे, विड्रॉल कराया, या एक आरटीजीएस करनी थी बेटा, आरटीजीएस कराया। थोड़ी देर में पता लगेगा आरटीजीएस क्या होती है। चलो जी हो गया, बस दैट्स इट, एक या दो बार। सर करंट अकाउंट के एंगल से सोचो, एक बिजनेस फर्म के एंगल से सोचो, क्या आप इसमें ट्रांजैक्शन की लिमिट लगा सकते हो? बेटा कोई नहीं लगा सकता। आपका दुकान का शटर 10 बजे उठा और बेटा 5 कस्टमर लाइन लगाकर खड़े थे, ठीक है ना बेटा, वो आपके पुराने कस्टमर है, सब पेमेंट देने आए थे, सबने चेक दे दिया आपको, 5 चेक देकर चले गए। आपने क्या करा, 10:30 बजे आप बैंक गए, 5 चेक लगाकर आ गए वापस। बिजनेस है बेटा, एक दिन में पता नहीं कितने कस्टमर आएंगे, कितने सप्लायर आएंगे। आधे घंटे बाद आपका सप्लायर आया बेटा, एक सप्लायर आपने चेक काट के दे दिया। 15 मिनट बाद एक नया कस्टमर आया, फिर चेक देकर चला गया, या बैंक ड्राफ्ट देकर चला गया, फिर बैंक। फिर 15 मिनट बाद 2 कस्टमर आए, 2 चेक देकर चले गए, फिर बैंक। सर बैंक मना कर देगा, बैंक ना हो। करंट अकाउंट है भाई, बिजनेस फर्म है, चलती ऐसे है। एक दिन में 100 कस्टमर का आना जाना है। अगर रिलायंस के एंगल से सोचोगे फिर तो बैंक मर ही जाएगा। एक दिन में कितने लाख करोड़ की ट्रांजैक्शन होगी सोच सकते हो आप बेटा, कितने कस्टमर के चेक आते होंगे, कितनी आरटीजीएस नेफ्ट आती होंगी। तो बेटा करंट अकाउंट में ट्रांजैक्शन की कोई लिमिट नहीं होती, क्योंकि कोई लिमिट नहीं है, इसकी वजह से ही बैंक आपसे चार्जेस मांग रहे हैं कि आप बार बार हमें परेशान करने आ जाते हो, चार्जेस दो इस बात के। समझ आई बात? करंट अकाउंट में ट्रांजैक्शन की कोई लिमिट नहीं है, जबकि सेविंग अकाउंट में ट्रांजैक्शन की लिमिट है। काम की बात बेटा, सेविंग अकाउंट में पैसा जमा कराने की भी लिमिट है, करंट अकाउंट में अनलिमिटेड पैसा रख सकते हो। क्यों कह रहा हूं ये बात? अगर एक साल में सेविंग अकाउंट में 10 लाख से ज्यादा जमा हुए, एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एडवाइस दे रहा हूं,
नोटिस आ जाएगा इनकम टैक्स का। कहां से आए इतने पैसे? समझ आई बात? तो सेविंग अकाउंट में पैसा जमा कराने की लिमिट है, और करंट अकाउंट विदाउट एनी लिमिट, विदाउट एनी लिमिट। आप खुद सोचो, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का करंट अकाउंट है, पैसे की लिमिट होगी क्या वहां? कितने नहीं जमा करा सकते जी? 15 लाख करोड़ की कंपनी, कितना फंड रहता होगा करंट अकाउंट में, अंदाजा लगा सकते हो। तो सर करंट अकाउंट में ना तो ट्रांजैक्शंस की कोई लिमिट है बेटा, ना ही अमाउंट के ऊपर कोई लिमिट है बेटा। सेविंग में ट्रांजैक्शन के ऊपर भी लिमिट है और अमाउंट के ऊपर भी लिमिट है। समझ में आया सेविंग अकाउंट क्या होता है और करंट अकाउंट क्या होता है? आई होप अब तो बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। चलो जी बेटा, बात करते हैं एफडी की और आरडी की। सबसे पहले बात करेंगे फिक्स डिपॉजिट की, एफडी की। आपका फेवरेट होता है ये, ठीक है ना, और किसी का नहीं तो मदर फादर का तो फेवरेट होता है। एफडी से अच्छा कुछ नहीं उनको लगता है दुनिया में, एफडी तो सबसे अच्छी चीज होती है। चलो खैर, मिथ है, रहने दो, दिमाग में क्या हो गया बेटा। फिक्स डिपॉजिट कोई भी खुलवा सकता है। फिक्स डिपॉजिट का सिंपल सा मतलब होता है फिक्स्ड अमाउंट फॉर अ फिक्स्ड पीरियड। बेटा एक फिक्स्ड अमाउंट को फिक्स्ड पीरियड के लिए डिपॉजिट करना ही एफडी है। फिक्स्ड ही अमाउंट है बेटा और फिक्स्ड ही उसका पीरियड है। लो एक बात समझते हैं, आपके पास 50,000 रुपए हैं और आपको लगता है बेटा आपको उसकी जरूरत नहीं है अगले आने वाले 5 साल के लिए। बेटा आप बैंक में गए, आपने 50,000 रुपए की एफडी करा दी 5 साल के लिए। अमाउंट इज फिक्स्ड 50,000, टाइम पीरियड इज ऑल्सो फिक्स्ड 5 ईयर्स। और आपको बता देता हूं, क्योंकि बैंक को पता है 5 साल तक नजर भी नहीं आने वाले, 50,000 देकर गए हो बेटा, बैंक सबसे ज्यादा ब्याज देता है इसमें, सबसे ज्यादा। बेटा सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट में आप कभी भी पैसे निकलवाने आ सकते हो, अगले दिन ही ना आ जाओ, उसी दिन ही ना आ जाओ शाम को 5 बजे। लेकिन एफडी का एक अंदाजा रहता है कि जब आपने बोला है कि 50,000 5 साल के लिए दे रहा हूं, तो रेयर है कि आप आओगे बेटा बीच में। बैंक सबसे ज्यादा ब्याज एफडी पर देता है, किसी टाइम पर ये 9% थी, आज सिर्फ 5% है। और आपको ये भी बताऊंगा एक्स्ट्रा बाद में कि क्यों गिरती जा रही है एफडी का रेट ऑफ इंटरेस्ट, करेंगे धीरे धीरे बात। चलो जी, तो एफडी पे बेटा सबसे ज्यादा ब्याज है 5% आज की तारीख, ठीक है बाबू। बात चेंज करते हैं, 5 साल से पहले ही पहुंच गए आप तो क्या? अच्छा एक बात बताओ, एक बंदे के 50,000 है, 5 साल के लिए उसने जमा कराए हैं, वो 6 महीने के बाद आ गया कि सर मुझे बड़ी इमरजेंसी जरूरत है, एफडी तोड़ दो, मेरी पैसे दे दो। तोड़वा सकता है कि नहीं तोड़वा सकता? बैंक मना कर देगा? पायल करिए नहीं, तोड़वा नहीं सकता। पायल हमारा पैसा, बैंक की क्या मजाल मना कर दे, हमारा नहीं पैसा है, हम जब मर्जी निकलवाने आए। बेटा हम पहुंच गए 6 महीने के बाद निकलवाने, बैंक ने कहा ठीक है तोड़वा लो एफडी। बेटा हमने तोड़वा ली एफडी, अब बैंक क्या करेगा? मैं बोलता हूं इंटरेस्ट की कैलकुलेशन क्या होगी, सबसे मुश्किल बात यह है। सर ये चीज जान लो मुझसे आज। अब अगर आप ये कहोगे 50,000 पे 5% ब्याज दे दें 6 महीने की, तो ये तो बेटा सबसे बड़ी बेवकूफियत होगी। फिर तो कोई भी इंसान आए करेगा, कहेगा 13 साल की एफडी, 20 साल की एफडी, 2 महीने बाद आएगा कहेगा तोड़ दो, बढ़िया 5% ब्याज मिला करेगी, एफडी बनवा लिया करेंगे, 3% की बजाय 5% कमा लिया करेंगे। सर नहीं, बैंक कहता है आपने क्या करा, एफडी बनवाई और टाइम से पहले आ गए, आपने हमें इनकन्वीनियंस दी है। इनकन्वीनियंस किस बात के, ये भी समझ लो। वंश आया 50,000 रुपए दिए, 5 साल की एफडी करा ली, मेरे पास 50,000 आ गए, मैं बैंक। अगले दिन कशिश आई लोन लेने 50,000 रुपए का, 5 साल के लिए मैंने लोन दे दिया। मुझे पता है 50,000 ब्याज के साथ 5 साल बाद आएंगे और वंश को दे दूंगा ब्याज के साथ पेमेंट 5 साल के बाद। वंश आ गया 6 महीने में उठकर, मैंने तो लोन कर दिया ना, मेरे पास तो पैसा नहीं है, ये कह रहा है लाओ जी मेरी एफडी का पैसा। तंग कर रहा है कि नहीं कर रहा मुझे, मैं बदले में इसको तंग कर दूंगा। आपने बैंक को इनकन्वीनियंस दिया, बैंक आपको इनकन्वीनियंस दे देगा। इनकन्वीनियंस चार्जेस आप ही से लिए जाएंगे। चार्जेस का मतलब क्या है, आपको कभी एफडी की ब्याज नहीं दी जाती, अगर आप बीच में तोड़वाने आ जाते हो आपको सेविंग बैंक का ही ब्याज मिलता है। यानी कि ब्याज का मिलेगा 50,000 की एफडी पर 3% ब्याज 6 महीने का, दैट्स इट। कोई एफडी का ब्याज नहीं मिलने वाला आपको, चाहे आपने 6 महीने तक फिक्स रखा पैसा, क्योंकि इनकन्वीनियंस दिया आपने बैंक को। क्लियर है हम इस बात को लेकर? ओके, बात बढ़ जाएं आगे। बेटा आरडी,
बाबू इसके नाम में ही सब कुछ है, रेकरिंग डिपॉजिट्स। रेकरिंग मतलब रीअकरिंग। बेटा देखो, जैसे एफडी में अमाउंट इज फिक्स्ड, टाइम पीरियड इज ऑल्सो फिक्स्ड, आरडी में भी अमाउंट इज फिक्स्ड, टाइम पीरियड इज ऑल्सो फिक्स्ड, लेकिन जो आप अमाउंट फिक्स करके आओगे ना बेटा, वो आपको रीअकर करनी पड़ेगी। आपको बता देता हूं बेटा, नोवेस्ट कैंप गोपाल नगर सब इस पोस्ट ऑफिस में भाई कितनी आरडी होंगे आप सोच भी नहीं सकते। दुनिया आरडी बहुत बनवाती है, ठीक है ना। आरडी क्या होता है? रेकरिंग डिपॉजिट। समझाने के लिए एक बात बोलता हूं, आपने कहा बैंक आरडी खुलवानी है, बैंक ने कहा कितने रुपए से? आपने कहा 500। कितने साल के लिए? 5 साल के लिए। आप अंदाजा लगाओ, ये 500 रुपए आपको 5 साल तक हर महीने देने हैं लगातार। नाम इसका क्या है? रीअकरिंग डिपॉजिट, रेकरिंग डिपॉजिट्स। यानी कि अगर 1 अप्रैल 2021 में आप आरडी बनवा कर आए 5 साल के लिए, तो बेटा 1 मई 2021 को दोबारा 500, 1 जून 2021 को दोबारा 500, 1 जुलाई को दोबारा 500, 60 महीने हैं। 60 महीने तक 500 रुपए जमा करने हैं आपको। क्या यहां पर इंटरेस्ट मिलता है? ठीक ठाक इंटरेस्ट मिलता है बेटा। आरडी में भी लगभग 4% साल का ब्याज है। यानी कि बेटा 5 साल खत्म होने के बाद क्या मिलेगा? 30,000 रुपए। आपने 500 रुपए महीना दिया 60 महीने तक, 5 साल तक 30,000 रुपए मिलेंगे, प्लस 4% साल का ब्याज, 5 साल का ब्याज भी मिलेगा। क्या आरडी बीच में तोड़वा सकते हैं? एफडी तोड़वा सकते थे कि नहीं? पार्ट तोड़वा सकते थे, आरडी तोड़वा सकते हैं? तोड़वा सकते हैं। बाबू इनकन्वीनियंस दे रहे हो, बदले में आप ले लेना इनकन्वीनियंस। क्या मिलेगा? सेविंग बैंक का ब्याज, दैट्स इट। इसके अलावा कुछ भी नहीं। समझ आए? 4 अकाउंट किस किस को पता थे? सारे के सारे पहले से फीचर के साथ। चलो बहुत अच्छी बात। आज ये अकाउंट ये शायद बढ़िया हो सकता है, शायद ना भी सुना हो। एमओडीएस, मल्टी ऑप्शन डिपॉजिट स्कीम, ये बड़ा कमाल का अकाउंट है भाई। ठीक है जी, इसकी चर्चा करते हैं बेटा। बाबू इसको बोलते क्या है? एमओडीएस, मल्टी ऑप्शन डिपॉजिट स्कीम। मल्टी ऑप्शन डिपॉजिट है बेटा। एमओडीएस 2 चीजों के फीचर लगता है, सेविंग अकाउंट प्लस एफडी, दोनों के फीचर होते हैं एमओडीएस में। ये गजब अकाउंट है। लो समझता हूं बेटा, मैंने बोला कि ये सेविंग अकाउंट और एफडी दोनों के फीचर रखता है। और जनरली बेटा प्राइवेट बैंक ये अकाउंट खोलते हैं, सरकारी बैंक नहीं खोलते। मेरा भी एक अकाउंट है बेटा एक्सिस बैंक में, एमओडीएस अकाउंट का नाम, ठीक है ना। प्यार से इसे स्वीप इन अकाउंट बोलते हैं, शायद कभी प्यारा नाम सुना हो। चलो खैर नहीं भी सुना तो हमें नाम यही याद रखना है। बाबू एक्सिस बैंक ने मुझे कहा कि आप हमारे पास अकाउंट खुलवा लो एमओडीएस, 25,000 रुपए से ज्यादा जितने भी पड़े रहेंगे अकाउंट में, हम उसके ऊपर ऑटोमेटिकली एफडी का इंटरेस्ट देंगे। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा और मैं पैसे कभी भी निकाल सकता हूं? कह रहे कभी भी निकाल सकते हो, जैसे ही बैलेंस 25 से नीचे जाएगा आपको सेविंग का ब्याज मिलने लगेगा। मैंने कहा ये कैसा अकाउंट हुआ? लो समझना बेटा, मान लो 1 अप्रैल 2021 को मैंने ये अकाउंट खुलवाया 30,000 रुपए से, 30,000 डाले बेटा। 25,000 पे जो ब्याज मिलेगा वो सेविंग खाते का मिलेगा, यानी कि 3%, और 5,000 एक्स्ट्रा डले हुए हैं बेटा खाते में, इस पर एफडी का ब्याज मिलेगा बेटा 5%। ठीक है जी। मुझे अगले दिन पैसे की जरूरत पड़ गई, 2 अप्रैल को मैंने 3,000 रुपए निकाल लिए। 30,000 में से 3 निकल गए, कितने बचे? 27। 25 सेविंग का ब्याज, 2 एफडी का ब्याज। ठीक है जी। 3 अप्रैल को 6,000 रुपए की जरूरत पड़ गई बेटा, 27,000 रुपए अकाउंट में पड़े हुए हैं, 6,000 की जरूरत पड़ गई। 6,000 निकालने के बाद बैलेंस कितना बचेगा? 21 बेटा। 21,000 पे सेविंग खाते का ब्याज 3%। मैंने अगले दिन 10,000 और जमा करा दिए बेटा। पैसे कितने हो गए? 31। 25 पर ब्याज सेविंग का, 6 पर एफडी का। तो बेटा यही कहानी चलती रहती है। अब ये मत कहना ब्याज कौन निकालेगा, ये आपने निकाल ली कैलकुलेटर से, कंप्यूटर को बहुत अच्छे से पता है ब्याज कैसे निकालते हैं। और ज्यादा टेंशन मत लो, कंप्यूटर की भी जरूरत है। आप मुझे कहोगे बेटा 2 मिनट में ब्याज निकाल के दे दूंगा सारी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इंटरेस्ट कैलकुलेशन समझ में आई बात बेटा? इसे बोलते हैं मल्टी ऑप्शन डिपॉजिट स्कीम। मल्टी ऑप्शन डिपॉजिट, मल्टी ऑप्शन डिपॉजिट, 2 डिपॉजिट के ऑप्शन रखता है ये, सेविंग का और बेटा एफडी का। क्लियर है जी बात? समझ में आया? 5 तरीके से बैंक पैसा ले सकता है।
चलो जी लोन की बात करते हैं, आप कमाइयों की बात करते हैं बैंक की, ठीक है ना, तभी तो मन करेगा आपका बैंक खोलने का, ऐसे थोड़ी। लो जी बेटा, सेकंड मेन फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक इज लेंडिंग ऑफ फंड। लो जी बेटा, बैंक के पास डिपॉजिट एक्सेप्ट हो चुके हैं, सेविंग बैंक खुलवाया, किसी ने करंट अकाउंट खुलवाया, किसी ने एफडी कराई, किसी ने आरडी कराई, किसी ने एमओडीएस, बैंक के पास लाखों करोड़ रुपए आ चुके हैं बेटा। अब क्या होगा बेटा, इसको लोन देगा तभी कमाई होगी बेटा, अदरवाइज डिपॉजिट बैंक के लिए खर्चा है। आप पैसा जमा करा के आए हो, अगर उसने लोन ना दिया तो उसके लिए तो खर्चा है, आपको ब्याज तो देनी ही देनी है उसने, ठीक है ना। तो बेटा बैंक कमाता किससे? लैंडिंग ऑफ फंड, दैट सिंपली मींस लोन। और बेटा लोन की ना 3 कैटेगरी होती हैं, एक कैटेगरी को तो मैं लोन ही बोलने वाला हूं, दूसरे को मैं बोलने वाला हूं बैंक ओवरड्राफ्ट, और तीसरे को मैं बोलने वाला हूं सीसी लिमिट। लो जी प्यारे बच्चों सुनना बेटा, पहले बात करते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट की, इसे प्यार से बैंक ओडी बोलते हैं। और कभी ना कभी 11th अकाउंट्स 12th अकाउंट्स में भी ऐसा नहीं हो सकता आपने ये टर्म ना सुनी हो। खैर आज और क्लैरिटी के साथ समझते हैं, अगर समझी भी हुई है आपने तो। बेटा पहले बात ये सुन लो कि ये फैसिलिटी सिर्फ करंट अकाउंट के ऊपर होती है और किसी अकाउंट में नहीं होती। आप एक बिजनेस फर्म हो, आपने बेटा एक बैंक में अकाउंट खुलवाया हुआ है सिंस लास्ट 20 ईयर्स, 20 साल से एक जगह पर आपका अकाउंट है। मान लो पंजाब नेशनल बैंक में आपका अकाउंट है, 20 साल हो गए और हर साल की करोड़ों की ट्रांजैक्शन है, और आप एक ऐसी फर्म हो जिसकी बड़ी अच्छी रेप्यूटेशन है मार्केट में भी और बैंक की नज़र में भी। 20 साल से अकाउंट है, हर महीने की करोड़ों की ट्रांजैक्शन। एक दिन ऐसा आया बेटा कि आप बिजनेस के ओनर हो, आपके भी दिमाग में नहीं है कि बैलेंस कितना अकाउंट में, आप सप्लायर्स को धड़ाधड़ चेक काट के दिए जा रहे हो, और बेटा धड़ाधड़ चेक लगी जा रहे हैं, अकाउंट का बैलेंस उड़ता चला जा रहा है। आखिरी चेक आपने जो सप्लायर को काट के दिया वो 1 लाख रुपए का था और आपके अकाउंट में बैलेंस था 20,000। वो पहुंच गया बेटा आपके बैंक ब्रांच में कि सर ये चेक है जरा पास कर देते। टेलर ने चेक उठाया, सबसे पहला काम वो क्या करता है बेटा, आपका अकाउंट खोलता है, आपके साइन मैच करता है, आपका बैलेंस देखता है कितना है। टेलर ने बेटा उठाया चेक और बेटा जैसे ही बैलेंस देखा, बैलेंस रिफ्लेक्ट कर रहा था 20,000 और चेक था 1 लाख रुपए का। अगर मैं सिंपल भाषा में देखूं तो इस चेक को डिसऑनर हो जाना चाहिए, आपकी नजर में बाउंस जिसको आप बोलते हो, ठीक है ना। टेक्निकल वर्ड इज डिसऑनर, आपको तो पता ही है हम अकाउंट्स में डिसऑनर वर्ड का यूज करते हैं, बाउंस वर्ड नहीं होता हमारे लिए, ठीक है ना। तो बेटा ड्यू टू इनसफिशिएंसी ऑफ फंड चेक को डिसऑनर हो जाना चाहिए, लेकिन टेलर ने क्या करा, टेलर ने 1 लाख रुपए निकाल के दे दिए। ये क्यों निकाल के दे दिए उसने 1 लाख? बेटा आपकी फर्म की बहुत अच्छी रेप्यूटेशन है बैंक की नजर में, बैंक को पता है करोड़ों के ट्रांजैक्शन है, अगर वो आज इस चेक को डिसऑनर कर देना तो दो बड़े बड़ी दिक्कतें आपके लिए खड़ी हो जाएंगी। एक तो बेटा रेप्यूटेशन लॉस विच इज इमेजरेबल, वो कस्टमर क्या सोचेगा, करोड़ों की फर्म 1 लाख का चेक पास नहीं होता इनका, रेप्यूटेशन लॉस है कि नहीं है, और बैंक की नजर में भी रेप्यूटेशन जाएगी बेटा। दूसरी बात बेटा, अगर आज की तारीख में चेक डिसऑनर होता है, आपको तो शायद आइडिया नहीं होगा, बता देता हूं, 3 महीने तक की जेल हो सकती है आपको, 3 महीने की जेल और सारे पैसे ब्याज के साथ देने, और दोनों लॉ कहता है, एज पर लॉ बोल रहा हूं, 3 महीने की जेल हो सकती है या सारे पैसे देने पड़ सकते हैं ब्याज के साथ, या कोर्ट चाहे तो दोनों भी लगा सकती है, जेल भी दे सकती है और पैसे भी दिलवा सकती है। तो समझ सकते हो बेटा, अगर बैंक ये चेक को डिसऑनर कर देता आप कहां फंस जाते। तो बैंक ने ऑनर कर दिया, और क्या करा होगा ऑनर करके, अगले ही मिनट कॉल लगाई होगी टेलर ने आपको, सर क्या करते हो, बैलेंस भी ध्यान नहीं रहा, 1 लाख का चेक काट के दे दिया, 20,000 थे, खैर मैंने ऑनर कर दिया, इट इज अ लोन ऑन यू, 80,000 इज अ लोन ऑन यू। इसे हम प्यार से बोलते हैं बैंक ओवरड्राफ्टिंग, जितना बैलेंस है उससे भी ज्यादा निकालने की परमिशन दे रहे हैं आपको, काइंड ऑफ लोन। समझ आई बात? ऑल क्लियर? ठीक है ना। ये सारी बातें वैसे अकाउंट्स 11th में हो जाती हैं बेटा बैंक ओवरड्राफ्टिंग की। चलो जी बात करते हैं सीसी लिमिट। बेटा इसे बोलते हैं कैश क्रेडिट लिमिट, पूरा नाम इसका है कैश क्रेडिट लिमिट, लेकिन प्यार से बोलते हैं सीसी, ठीक है। और बहुत सारी बिजनेस फर्म की सीसी होती है बेटा। मैं इसको समझाने के लिए इसको कंपेयर करूंगा लोन के साथ। देखो बेटा,
जब मैं लोन की कैटेगरी लिखता हूं ना लोन, तो इसमें मेरे लिए सारे लोन आ गए। आपने होम लोन लिया है, आपने हाउसिंग लोन लिया है, आपने पर्सनल लोन लिया है, आपने व्हीकल लोन लिया है, आपने प्रोजेक्ट लोन लिया है, आपने लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी लिया है, पता नहीं और कितने प्रोडक्ट हैं बैंक के पास। मेरे लिए लोन मतलब सारे लोन, बस सीसी नहीं आएगी इसके अंदर। सीसी मैं समझाता हूं, सीसी अलग फीचर रखती है, ये अलग फीचर रखता है। चलो जी समझते हैं पहले लोन के एंगल से। कहानी सुनाता हूं, कहानी जब क्लियर हो जाएगी तो लोन क्लियर हो जाएगा, फिर कहानी सुनाएंगे बेटा सीसी के एंगल से। आप बैंक गए, आपने कहा बैंक लोन चाहिए 50 लाख। बैंक ने कहा हम ऐसे लोन ही नहीं करते, आप प्रॉपर्टी गिरवी रखो। आपने कहा ठीक है, मेरे पास एक प्लॉट ऑफ लैंड है जिसकी कीमत 80 लाख रुपए, मैं वो गिरवी रखने को तैयार हूं, आप 50 लाख का लोन कर दो। बैंक ने कहा ठीक है, कल आप पेपर लाना, हम चेक कराएंगे, सब ठीक लगेगा तो लोन कर देंगे। मान लो बेटा ये जो आप लोन ले रहे हो बेटा, एक घर खरीदने के लिए ले रहे हो, ठीक है। आपने बैंक में पेपर जमा कराए और बेटा बैंक की अपनी प्रोसीडिंग चली 10-15 दिन। बेटा 10-15 दिन के बाद बैंक ने आपको बुलाया कि हम आपका लोन कर रहे हैं, ठीक है। और बेटा लोन करा कैसे जाता है? हमेशा बेटा ऐसा नहीं होता कि बोरी में 50 लाख तैयार रखे जाते हैं, लो जी चल दो बेटा, लो जी ये लोन है। लोन करने का तरीका क्या होता है? जिस बैंक ब्रांच में आपका लोन हो रहा होता है उसमें आपका एक अकाउंट ओपन कर दिया जाता है, जिसको आप लोन अकाउंट बोलते हो, और उसमें बैंक 50 लाख जमा कर देता है और कहता है जब मर्जी निकाल लेना, ये चेकबुक है इसकी, आप साइन करके निकाल सकते हो इसको। समझा? नगद पैसे नहीं मिलते बेटा, बैंक अकाउंट खोल के पैसे जमा किए जाते हैं, ठीक है जी। अब मैं बोलता हूं बेटा जिस पर्पस के लिए आप लोन ले रहे थे, वो पर्पस था घर बनाना, घर खरीदना, वो पर्पस डिफीट हो गया। 15 दिन में बेटा वो घर बिक गया, लोन हो चुका है आपको 50 लाख रुपए का। मैं बोलता हूं 1 महीने तक आपको और कोई घर पसंद नहीं आया, बैंक ब्याज लेगा कि नहीं? सर सोचना पड़ेगा। मैंने लोन अकाउंट से 1 रुपया भी नहीं निकाला बेटा, बैंक ब्याज लेगा या नहीं? लेगा। ऑब्वियस बात है, मामा चाचा तो लगता नहीं बेटा जो नहीं लेगा। जिस दिन उसने लोन अकाउंट में पैसे जमा कर दिए ना, उस दिन से आपका मीटर स्टार्ट हो गया बेटा, उसी दिन से मीटर चालू है बेटा, लगेंगे भाई साहब ब्याज लगेगा, कोई दिक्कत तो नहीं। समझ आई बात? ये सारे लोन का एक ही फीचर सीसी, ये इसकी ब्यूटी अलग है बेटा, इसकी ब्यूटी अलग है। आप बेटा बिजनेस फर्म हो और बिजनेस फर्म ही खुलाती हैं बेटा सीसी लिमिट, ठीक है ना। कोई हाउस होल्ड नहीं बेटा सीसी लिमिट खुलवाता। आपकी दुकान है बेटा एक राय वाला, ठीक है ना। आप बैंक में पहुंच गए, बैंक 50 लाख की सीसी चाहिए, बैंक ने कहा ठीक है ऐसे तो करते नहीं हम सीसी, प्रॉपर्टी गिरवी रख। तो आपने कहा प्लॉट ऑफ लैंड है 80 लाख का, बैंक ने कहा ठीक है 80 लाख का प्लॉट ऑफ लैंड के पेपर लाओ, चेक चुक कराएंगे, ठीक लगा तो कर देंगे सीसी। वही बैंक ने अपनी प्रोसीडिंग करी, 15 दिन के बाद सीसी लिमिट खोल दिया आपकी। इतने में कोविड हो गया बेटा और घर पड़ गए आप। 1 महीने तक बेटा 1 रुपया भी नहीं निकला सीसी लिमिट से, कोई ब्याज नहीं। सीसी लिमिट की ब्यूटी ये होती है बेटा, जितना फंड निकलेगा सिर्फ उसी पे ब्याज देना। तो 1 महीने तक 1 रुपया नहीं निकला, कोई ब्याज नहीं बेटा। 1 महीने के बाद आप सूरत चले गए बेटा माल लेने अपनी दुकान के, 10 लाख का आपने सामान खरीदा, चेक काट के दे दिया बेटा, 10 लाख रुपए अकाउंट से निकल गए। 10 लाख पे ब्याज लगना शुरू, 50 पे नहीं, यहां तो पूरे 50 पे लगेगा ब्याज, चाहे निकाल लो कि नहीं निकाल लो। सीसी लिमिट के साथ ब्यूटी ये है बेटा, जितना फंड निकलेगा सिर्फ उसी पे इंटरेस्ट। यानी कि ब्याज कितने पे दे रहे हो आप बेटा? अभी 10 लाख पे ब्याज दे रहे हो, 2 दिन हो गए हैं, 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए बेटा, ठीक है 4 दिन हो गए बेटा। 4 दिन में सूरत से सामान आ गया बेटा आपका, आपने अपनी दुकान पे 1 लाख की सेल कर दी, 1 लाख की सेल करी, सीसी लिमिट अकाउंट में पैसा जमा कर दिया। पहले 40 लाख पड़े थे, अब 1 लाख और जमा करा दिया, कितने हो गए? 41। निकले हुए कितने हैं? 50 में से 9 निकले हुए, 41 जमा है तो 9 निकले हुए। तो अब ब्याज किस पे लगेगा? अब 9 पे लगना शुरू हो जाएगा। 4 दिन का ब्याज लगा 10 लाख पे, अब 9 लाख पे। अगले दिन दुकान पे सेल होगी 2.5 लाख रुपए, 2.5 लाख और जमा कर दिए। पहले 41 था, 2.5 और जमा कर दिए, 43.5 हो गए, यानी कि निकले हुए कितने? 6.5 लाख। तो 6.5 लाख पे ब्याज लगना शुरू। अगले दिन दुकान में 5 लाख की सेल होगी, 5 लाख और जमा कर दिए, बैलेंस पहुंच गया 48.5, निकला हुआ है 1.5 लाख, तो 1.5 लाख पे ब्याज लग रहा है। फिर पहुंच गए सूरत, 15 लाख का सामान लिया, 1.5 पहले निकला हुआ था, 15 अब निकाल दिया, 16.5 पे ब्याज लगनी शुरू। जितना जमा करते जाओगे, मतलब समझ गए ना, जितना निकलेगा सिर्फ उसी पे इंटरेस्ट। तो ये ब्यूटी है सीसी लिमिट की। क्लियर बात? समझ में आया? लोन की 3 ही कैटेगरी है मेरे हिसाब से, लोन खत्म हो गया, ठीक है जी। बड़े आगे लो,
बेटा बात करते हैं चेक फैसिलिटी की, कॉमर्शियल बैंक का तीसरा फंक्शन, इसके बाद छुट्टी। लो जी, लो प्यारे बच्चों, सामने देख रहे हैं बेटा। बाबू बात कर रहे हैं चेक फैसिलिटी की, कॉमर्शियल बैंक का तीसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन। हमने डिपॉजिट की बात कर दी, हमने लोन की बात कर दी, अब बात करेंगे चेक की। चेक बेटा दो कैटेगरी का होता है, एक होता है बेटा बियरर चेक और दूसरा चेक होता है बेटा क्रॉस चेक। लो जी समझना, बच्चों के दिमाग में भ्रम पता है क्या रहता है बेटा कि चेक बुक की दो कैटेगरी होती है। नहीं भाई, चेक बुक एक ही तरीके की होती है। आपने अकाउंट खुलवाया, आपने चेक बुक के लिए अप्लाई करा, आपके पास चेक आ गया। चेक आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको बियरर चेक काटना है या बेटा आपको क्रॉस चेक काटना है। आज डिफरेंस जान लेंगे बेटा इसमें और बहुत आराम से समझने की कोशिश करेंगे। सब सामने देख रहे हैं बेटा। बियरर चेक मैं आपको दिखाता हूं, चेक देखने में कैसा होता है बेटा, इसकी शक्ल कैसी होती है। सबसे पहले बेटा डेट का कॉलम होता है ऑन द राइट हैंड साइड, फिर बेटा एक कॉलम होता है पे टू, किसको पे करना है बेटा, देन अमाउंट बेटा, फिर अमाउंट दोबारा और बेटा फिर आपके सिग्नेचर। लो प्यारे बच्चों सुन लो बेटा, देखने में चेक कुछ ऐसा होता है। आप डेट लिखते हो बेटा, किसको पे करना उसका नाम, अमाउंट लिखते हो बेटा, दोबारा फिगर्स में लिखते हो, यहां पर वर्ड्स में लिखते हो, यहां फिगर्स में लिखते हो, अपने सिग्नेचर करते हो। और आपको बता देता हूं बेटा, यहीं कहीं चेक नंबर भी लिखा होता है बिल्कुल नीचे, और ऊपर बैंक ब्रांच का एड्रेस भी लिखा होता है कि कौन सी ब्रांच है बैंक की। ठीक है जी, मान लो मैं चेक काट के दे रहा हूं बेटा, ठीक है, आज क्या डेट है, कुछ भी डेट समझ लो। लो बेटा मान लो आज है 25, मैंने लिखा पे टू गौतम 20,000 इन फिगर्स और बेटा 20,000 इन वर्ड्स, और बेटा आपने साइन करे और दे दिया गौतम को चेक उठाकर। बेटा ये चेक बियरर चेक है और आपको बता देता हूं इसकी क्वालिटी अलग है। बाबू बियरर चेक के केस में अगर गौतम को ये पैसे निकलवाने हैं, मैंने गौतम को चेक काट के दिया, तो गौतम को कहां आना पड़ेगा, मेरी बैंक ब्रांच में, और पैसे मिलेंगे नगद। दो फीचर सुन लो बेटा, ये आएगा कहां, ये मेरी बैंक ब्रांच में आएगा और पैसे मिलेंगे नगद। बैंक ब्रांच का एड्रेस यहां लिखा हुआ है बेटा, लिखा हुआ है ये पंजाब नेशनल बैंक माधोनगर ब्रांच का चेक है। तो बेटा इसको पता लग जाएगा, मुझसे पूछने की जरूरत तो नहीं है, कभी भी नहीं पूछता बेटा। बाबू इसने देखा ये सीधा पहुंच गया बेटा माधोनगर में पंजाब नेशनल बैंक की ब्रांच में। उन्होंने कहा ठीक है गौतम जी आप अपने 2 साइन कर दो। गौतम ने 2 साइन मारे, उसने 20,000 नगद निकाल के दिया और ये ले आया घर। समझ आई बात। दूसरी बात बेटा, इसका नाम क्या है, नाम पर जाओ। ये जो चेक है ना, ये बियरर चेक है। बियरर बेटा, बियरर का मतलब समझते हो, द वन हु इज द बियरर इज द ओनर। जिसके पास है वही मालिक है। नाम किसका लिखा है इससे कोई मतलब नहीं। जिसके पास है वही मालिक है, नाम किसका लिखा है मतलब नहीं। मैंने नाम लिखा गौतम, गौतम ने पैसे देने थे अंश के, गौतम ने हाथों हाथ चेक दे दिया अंश को, अंश ने पैसे देने थे आशीष के, अंश ने बेटा चेक दे दिया आशीष को। नाम लिखा है गौतम और आशीष ने बैंक ब्रांच का एड्रेस पढ़ा और आशीष जा रहा है मेरी ब्रांच में पैसे निकलवाने। उसने कहा जी साइन कर दो, उन्होंने कहा ठीक है। आशीष के नाम के 2 साइन मारे और बेटा 20,000 रुपए निकलवा ला। सर इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि नाम किसका लिखा, कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। आपको बता देता हूं, आपकी करेंसी के साथ भी ऐसा ही है। आपकी जेब में नोट रखा है बेटा, कोई भी नोट उठाकर देख लो क्या लिखा होता है, आई प्रॉमिस टू पे द बियरर द सम ऑफ दिस एंड दैट। मैं बियरर को 500 रुपए देने का वचन लेता हूं, ऐसा ही कुछ लिखा होता है ना हिंदी में, सही। 500 रुपए देने का वचन लेता हूं, ऐसा ही कुछ नहीं लिखा होता क्या, आई प्रॉमिस टू पे द बियरर द सम ऑफ दिस एंड दैट। जितने भी रुपए का नोट है यही लिखा होता है बेटा। यानी कि जिसके पास वो नोट है वो मालिक है। क्या नाम लिखा होता है करेंसी पे आपका। अगर मैं एक बात बोलता हूं, अगर अभी जेब से मेरी 500 का नोट गिर जाए और कोई उठा ले, मैं पूरी जिंदगी कोर्ट में केस लड़ लूं, मैं कभी साबित नहीं कर सकता ये मेरे 500 रुपए। जिसके पास है वही मालिक है। ऐसा थोड़ी होता है
करेंसी पे लिख देने से प्रियंका गुप्ता बेवफा है तो वो बेवफा हो जाएगी। हाँ, चला था ना बीच में बहुत, ठीक है ना। इसी बहाने कई लोगों ने अपनी भड़ास निकाल ली बेटा करेंसी पे। हाँ जी, बात समझ में आई बेटा। अब वो प्रियंका गुप्ता का थोड़ी हो जाएगा नोट बेटा जिसका आपने नाम लिख दिया है, ठीक है ना। तो बेटा मैंने चेक पे किसका नाम लिखा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसके पास है वही मालिक है। तो बेटा इसके नुकसान भी, कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं। मैंने गौतम को चेक दिया, गौतम की जेब से गिर गया, कोई बंदा फटाफट बैंक में गया और निकलवा लाया पैसे, तो निकलवा सकता है भाई। और अगर आपने थोड़ी सी समझदारी दिखाई होती, गौतम ने मुझे कॉल लगाई होती, तो मैं बैंक जाकर स्टॉप पेमेंट लगवा देता कि ये चेक मेरी जेब से गिर गया है, आप स्टॉप पेमेंट लगा दो इसकी, फिर आप जितनी मर्जी बैंक में धक्के खा लो, कुछ नहीं निकलेगा। समझ आया बेटा क्या होता है बियरर चेक। चलो जी आगे बढ़ते हैं बेटा। क्रॉस चेक क्या होता है बेटा? दिखने में ये चेक बिल्कुल बियरर चेक की तरह ही होता है बेटा। क्रॉस करने के 3 अलग अलग रास्ते हैं, ठीक है ना। सेम चेक को आप क्रॉस चेक बना सकते हो। कैसे बेटा? या तो 2 पैरेलल लाइन खींच दो, या पैरेलल लाइन खींचकर नाम लिख दो बीच में अकाउंट पेई। अकाउंट पेई मतलब अकाउंट में ही पे करना। या मैंने गौतम से पूछा, गौतम आपका किस बैंक में अकाउंट है? गौतम ने कहा जी HDFC में। मैंने बेटा पैरेलल लाइन खींची, लिख दिया HDFC, यानी कि ये HDFC में ही जाना चाहिए चेक, और वो भी गौतम के नाम का। 3 तरीके हैं बेटा क्रॉस बनाने के। या तो बेटा देखो कैसे क्रॉस बनाया जाता है। ये चेक है, साइड से बेटा 2 पैरेलल लाइन खींच दो, पैरेलल लाइन खींच के बीच में लिख दो अकाउंट पे, पैरेलल लाइन खींच के बेटा बैंक का नाम लिख दो जिसमें ये पे होना है, ठीक है। इंडियंस आर वेरी लेजी, तो तीसरा तरीका हमारे लिए बेकार है, ये तो हम यूज ही नहीं करते। ये सबसे अच्छा तरीका है, पता ही है आपको इंडियंस क्या है हालत हमारी, ठीक है ना बेटा। तो पैरेलल ऐसे होता है बेटा चेक, हमारे लिए तो क्रॉस ऐसे बनाया जाता है चेक। तो बेटा मैंने गौतम को इस बार क्रॉस चेक काट के दिया, इसके फीचर बिल्कुल अलग हो जाते हैं बेटा। पहले गौतम मेरे बैंक ब्रांच में आता था, पैसे मिलते थे नगद। अब मेरे ब्रांच में ना ही ये आएगा और ना ही पैसे नगद मिलेंगे। तो गौतम जाएगा कहां? अपने बैंक में। इसका बैंक है HDFC कोर्ट रोड, मेरा है PNB माधोनगर। बेटा ये HDFC कोर्ट रोड की ब्रांच में पहुंच गया। इसने क्या करा बेटा? पेइंग स्लिप भरी और चेक उसके साथ अटैच कर दिया, ठीक है ना। ऑल पिन लगाई, स्टेपलर कर दिया जी। बेटा बैंक ने से एक बात समझाई कि गौतम जी हमारे पास परमिशन नहीं है PNB बैंक का सर्वर चलाने की। HDFC वाले कोई PNB का सर्वर थोड़ी चला सकते हैं, उनके पास कोई PNB बैंक का सर्वर चलाने के लिए कोई यूजर ID पासवर्ड थोड़ी है। तो उन्होंने बोला कि इसकी क्लियरिंग में सर 1 या 2 दिन का टाइम लगेगा, आप घर जाओ। ये चेक देकर आ गए और बेटा हुआ क्या? 2 दिन के बाद क्लियरिंग होती है बेटा। कैसे क्लियरिंग कराई जाती है समझ लो बाबू। वैसे पुराना तरीका क्या होता था क्लियरिंग का? सहारनपुर में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जो मेन ब्रांच होती थी वहां क्लियरिंग सेल लगती थी। हर बैंक का एक एम्प्लॉई आता था और बेटा मैच करते थे चेक और देखते थे कि किसके खाते में कितना बैलेंस है, तभी पे करेंगे। आज की तारीख में ऐसा नहीं होता, चेक स्कैनिंग होती है। HDFC बैंक ने चेक स्कैन करा, PNB बैंक को भेजा बेटा माधोनगर ब्रांच, और वहां से अप्रूवल आ गई कि हाँ मनीष के खाते में 30,000 रुपये पड़े, आप 20,000 निकाल सकते हो, ठीक है। PNB बैंक ने ट्रांजैक्शन डाली, मेरे अकाउंट से 20,000 रुपये उड़ा दिए, और बेटा HDFC ने ट्रांजैक्शन डाली, गौतम के अकाउंट में 20,000 प्लस कर दिए। ऐसा करने में आज की तारीख में बेटा 1 से 1.5 दिन लग जाता है। यानी कि अगर एक सुबह आप चेक लगाओगे तो अगले दिन रात तक शो कर जाता है, क्योंकि क्लियरिंग 24 घंटे चलती है आज की तारीख में। मेरे टाइम पर जब मैं पढ़ा करता था, अगर कोई आउट स्टेशन का चेक आ जाए ना दूसरी सिटी का, तो 1 महीने में क्लियरिंग होती थी। 1 महीने में क्लियरिंग होती थी। अगर मेरे को कोई सूरत से चेक दे गया ना तो 1 महीना लगेगा बेटा चेक क्लियर होने में। आप 1 दिन में क्लियर करा रहे हो, तो समझ लो किस तेजी से बैंक में डेवलपमेंट हो रही है, ठीक है। अब एक और बात समझ लो, क्लियरिंग समझ में आया कैसे होती है, क्या होता है जी क्रॉस चेक। बेटा मैंने चेक क्रॉस ही दिया गौतम को, लेकिन गौतम की जो ब्रांच थी ना वो PNB बेरीबाग थी, यानी कि मेरा भी पंजाब नेशनल बैंक था। बैंक इस बार मैं जान के इसका भी सेम रख रहा हूं, सुन लो काम की बात, ठीक है जी। बेटा इसका है PNB बेरीबाग ब्रांच, ये पंजाब नेशनल बैंक की बेरीबाग ब्रांच, ठीक है सर।
ये चेक क्रॉस चेक है। क्या गौतम को मेरी ब्रांच में आना है, क्या नगद पैसे मिलेंगे? नहीं बेटा, जाना है इसको अपनी बैंक में, और नगद नहीं मिलेंगे, अकाउंट में आएंगे पैसे। ठीक है जी, ये पहुंच गया पीएनबी बेरीवा। सर पीएनबी वालों को तो पीएनबी का सर्वर चलाना अलाउड होगा, पंजाब नेशनल बैंक के एम्प्लॉय नहीं चलाएंगे पंजाब नेशनल बैंक का सर्वर, फिर कौन चलाएगा? तो बेटा टेलर ने कहा सर 1 मिनट रुको, अभी जाते हैं पैसे आपके खाते में। उसने मेरा खाता खोला, देखा 30,000 है, मेरे अकाउंट से 20,000 डेबिट मारे, सीधा गौतम के अकाउंट में प्लस। यानी कि बेटा क्रॉस चेक में भी 2 सिचुएशन हो सकती हैं। अगर सेम बैंक है तो 1 मिनट में पैसे आ जाएंगे, और अगर बेटा इंटर बैंक ट्रांजैक्शन है तो वो 1.5 दिन ले लेगी। क्या इतनी बात क्लियर है? चलो जी, फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं, बाय बाय।